पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय आईटी अधिनियम 2000 की धारा 67 किसको परिभाषित करती है? तो जो भारतीय आईटी अधिनियम 2000 की धारा 67 है वो इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील जानकारी छापना उसको परिभाषित करती है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक रूप से यानी कि सोशल नेटवर्किंग पे, सोशल मीडिया पे अगर आप अश्लील जानकारी वगैरह छापते हैं या फोटोज वगैरह आप अश्लील फोटो वगैरह अगर आप डालते हैं तो उसके बेस पे आप पे क्या हो सकता है, केस हो सकता है। ठीक है, धारा 67 के तहत। ठीक है, अब इसमें बहुत सी धाराएं होती है भारतीय आईटी अधिनियम 2000 में। एक तो धारा एक है हमारी 65 जो धारा होती है उसमें जो भी शामिल किया गया है कि भी किसको जो दंडित किया जाएगा, तो 65 धारा जो है उसके अंतर्गत कंप्यूटर स्रोत के साथ, कंप्यूटर सोर्स के साथ अगर आप छेड़छाड़ करते हो तो आपको दंडित किया जाएगा। दूसरा इसमें है धारा 66। धारा 66 अगर आप कोई हैकिंग करते हो, कंप्यूटर से संबंधित कोई अपराध करते हो, किसी के कंप्यूटर में आप छेड़खानी करते हो, उसको हैक कर लेते हो, उसकी जानकारियों को चुरा लेते हो, तो उसमें 66 धारा के तहत आपको दंडित किया जाएगा। फिर आ जाता है अधिनियम 2000 की धारा 43 में आप इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह है किसी के वेबसाइट पे अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट वगैरह उसके साथ अगर आप छेड़छाड़ करते हो तो आपको दंडित किया जाएगा। तो ये 4 प्रकार की मेन धाराएं हैं, एक तो है हमारी 65, एक 66, एक 63, एक 43 और एक 67। ठीक है, 65, 66, 43 और 67। 65 तो है कंप्यूटर सोर्स के साथ छेड़छाड़। ठीक है, 66 है हैकिंग और कंप्यूटर अपराध, 43 है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ और 67 है इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील जानकारी छापना। ये ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, तो पहले जो आंसर है इसका हो जाएगा हमारा डी, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील जानकारी छापना। सेकेंड क्वेश्चन है आईएसओ स्टैंड फॉर, आईएसओ की फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ये हमारा क्या हो जाएगा, आईएसओ की फॉर्म होगी, जो क्वालिटी बेस्ड मानकों पर काम करती है। अगर कोई ऐसी संस्था है जो क्वालिटी प्रदान करती है, क्वालिटी देती है, तो उसको आईएसओ में सर्टिफाइड होना जरूरी है, उसके पास आईएसओ का सर्टिफिकेशन होना जरूरी है। ठीक है ना, अगर आप क्वालिटी दे रहे हो किसी भी चीज की, चाहे वो आप एजुकेशन से रिलेटेड दे रहे हो, चाहे वो आप स्वीट से रिलेटेड दे रहे हो, है ना, किसी भी प्रकार की अगर आप क्वालिटी प्रदान करते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने बिजनेस में, तो आपको इन मानकों का ध्यान देना होता है। ठीक है ना, उसका एक सर्टिफिकेशन होता है, उसका एक नंबर भी होता है। ठीक है ना, तो आईएसओ का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, राइट आंसर ए। आप साइबर फ्रॉड से अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? साइबर फ्रॉड मतलब ऑनलाइन अगर आपके साथ कोई धोखाधड़ी होती है, फ्रॉड होता है, तो आप अपने आप को कैसे सुरक्षित रखोगे? संदिग्ध ईमेल या लिंक पर क्लिक न करके, अलग एक मजबूत पासवर्ड रख के, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक्टिव रख के, ये सभी। तो अगर आपको अपनी वेबसाइट, अपना कंप्यूटर अगर आपको सिक्योर रखना है, सेफ रखना है, तो आप किसी भी संदिग्ध ईमेल या लिंक पे क्लिक नहीं करेंगे। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लिखेंगे जिसमें अल्फा न्यूमेरिकल और सिंबल होंगे। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक्टिव रखें, मतलब अगर कोई आपकी हैक भी कर रहा होगा, अगर पासवर्ड वगैरह भी अगर वो डालेगा या हैक करने की कोशिश करेगा, तो जो ओटीपी वगैरह आएगा या ईमेल वगैरह आएगा वो आपके मेल आईडी पे आएगा, जो भी ओटीपी वगैरह आएगा या आपके मोबाइल पे आएगा। तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब ये होता है, एक तो मोबाइल पे आपके क्या होगा, इसमें ओटीपी आएगा और एक ईमेल पे आएगा आपका। ठीक है, राइट आंसर डी, ये सभी। ठीक है, निम्न में से कौन सा मेलिंग शिष्टाचार के रूप में माना जाता है? तो मेलिंग शिष्टाचार के रूप में ऑल कैप्स का अति उपयोग, रिप्लाई का अधिक उपयोग, संक्षिप्त और उचित विषय, ये सभी। अगर आप किसी को मेल भेज रहे हो, तो किसी को भी मेल भेजना है तो आपको उसमें वही जानकारियां डालनी है जो रिलेटेड है, जिससे रिलेटेड है, फालतू की नहीं डालनी। सारे जो कैपिटल लेटर में नहीं होने चाहिए कोई भी वर्ड। ठीक है, रिप्लाई ऑल का अधिक से अधिक उपयोग आपको नहीं करना होता है, ध्यान रखना। आप जो भी जानकारी डालोगे वो ब्रीफली होनी चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए और उचित विषय पे होनी चाहिए, यानी जिस विषय से संबंधित है सिर्फ उसी के बारे में वहां पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ होना चाहिए, डिस्क्राइब किया हुआ होना चाहिए। ठीक है ना, ये हो गया हमारा राइट आंसर सी, संक्षिप्त और उचित विषय जो है वो मेलिंग शिष्टाचार के रूप में माना जाता है। क्वेश्चन 5, एक कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस प्रोग्राम पर सक्रिय रूप से हमला करता है, मतलब एक ऐसा वायरस है जो अपने पहचान को रोकने के लिए, जो कंप्यूटर में एंटीवायरस प्रोग्राम भी होता है उसको भी क्या करता है, सक्रिय होने से या उसको भी रोक देता है हमला करने से। ठीक है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा रेट्रो वायरस।
ये रेट्रो वायरस क्या करता है, हमारे कंप्यूटर में बहुत ही ज्यादा खतरनाक वायरस है, जो हमारे कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी होगा ना, ठीक है ना, उसको उसको भी अपने ऊपर हमला करने से ये रोकने की कोशिश करता है। ठीक है, राइट आंसर बी, रेट्रो वायरस। गूगल ड्राइव को गूगल सर्वर या क्लाउड पर स्टोर करने का तरीका है। ठीक है, तो गूगल ड्राइव पे आप फाइल जो है, ठीक है ना, गूगल ड्राइव पे फाइल को गूगल सर्वर या क्लाउड पर स्टोर करने का तरीका है। तो गूगल ड्राइव क्या होता है, गूगल ड्राइव पे क्या कर सकते हो, आप अपनी फाइलों को स्टोर करके रख सकते हो, फाइलों को सेव करके रख सकते हो, अपनी इमेजेस वगैरह, आपकी कोई भी डॉक्यूमेंट्स है इंपॉर्टेंट, आप गूगल ड्राइव पे आप स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है ना, राइट आंसर हो जाएगा ए। इनमें से कौन सा वैलिड प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प नहीं है, यानी कि जो हमारा प्रोजेक्टर होता है जिसके बेस पे हम स्टडी करते हैं, है ना, तो उसका वैलिड विकल्प नहीं है कनेक्टिविटी का, कनेक्ट करने का। तो कंप्यूटर ओनली होता है, ठीक है, और डुप्लीकेट होता है, एक्सटेंड होता है। ठीक है ना, इसका जो राइट आंसर है वो बी, इन्वर्टेड नहीं होता कोई भी प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी का विकल्प। कंप्यूटर ओनली, डुप्लीकेट, एक्सटेंड, ये तीनों होते हैं। ऑप्शन जो बी है इसका रॉन्ग हो जाएगा, इन्वर्टेड। ठीक है, राइट आंसर हमारा बी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर है बेसिक फोटो मैनेजिंग सॉफ्टवेयर। ये क्या होता है, बेसिक फोटो मैनेजिंग सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीडीएस का पूरा नाम क्या है? तो टीडीएस का पूरा नाम होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, टीडीएस का पूरा नाम होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि अगर कोई व्यक्ति है वो सैलरी पर्सन है, या हम किसी व्यक्ति, ऐसी व्यक्ति के घर पे या दुकान पे या ऑफिस में रह रहे हैं जिसके हम किराए पे रह रहे हैं, तो अगर हम उसको रेंट वगैरह पे कर रहे हैं तो हम उसको जो भी पैसा देंगे रेंट का, सैलरी का, हम उसका टीडीएस काट के देंगे। ठीक है ना, मान लो किसी व्यक्ति की सैलरी जो है वो 40,000 है, उस पर टीडीएस लग रहा है, तो 40,000 का जितना परसेंट गवर्नमेंट ने टीडीएस डिसाइड कर रखा है, हम उतना काट के उसको क्या करेंगे, सैलरी पे करेंगे। जैसे 40,000 का अगर हमें 10% अगर देखें तो हमें क्या करना है, 4,000 रुपए उसको काट के, यानी कि 36,000 रुपए उसको इन हैंड देने हैं, और 4,000 रुपए हम गवर्नमेंट को टीडीएस के रूप में पे कर देंगे। ठीक है, तो पूरा नाम होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, सोर्स पे कटने वाला टैक्स। 10th क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के संदर्भ में ईपीआईसी क्या है? नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल के संबंध में ईपीआईसी, इलेक्शन पब्लिक आइडेंटिटी कार्ड, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, एनवीएसपी के संदर्भ में ईपीआईसी का पूरा नाम है इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। राइट आंसर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, जन सूचना पोर्टल के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? तो इसमें पहला राइट आंसर हो जाएगा, सूचना प्राप्त करने हेतु आधार पंजीकरण आवश्यक है। मतलब जन सूचना पोर्टल में अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो उसमें आपको आधार पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, राइट आंसर ए। बाकी तीनों जो है पोर्टल का यूआरएल https जन सूचना जो rajasthan.gov.in होता है। सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी एक स्थान पर उपलब्ध होती है। आमजन को सरकारी विभागों, प्राधिकरणों एवं निगम की सूचनाएं आसानी से उपलब्ध करवाना। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए, ये रॉन्ग है। ठीक है, क्वेश्चन 12, निम्न में से कौन सा एक राजस्थान संपर्क का चरण या स्टेप नहीं है? तो रजिस्ट्रेशन होता है, मॉडरेशन होता है, एलोकेशन होता है, स्क्रूटिनाइजेशन नहीं होता है हमारा राजस्थान संपर्क ऐप का चरण, यानी कि स्टेप होते हैं इसमें राजस्थान संपर्क ऐप के। ठीक है, तो इसमें स्क्रूटिनाइजेशन कोई चरण नहीं होता है, कोई स्टेप नहीं होता। रजिस्ट्रेशन होता है, मॉडरेशन होता है, एलोकेशन होता है। ठीक है, राइट आंसर सी। निम्न में से कौन क्लाउड कंप्यूटिंग का भाग है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग के ये तीनों भाग होते हैं, कम्युनिटी क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड। ऑल ऑफ दीज आर द पार्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। ये जो चार तीनों है हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग के क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। ठीक है, राइट आंसर डी। निम्न में से कौन क्लाउड कंप्यूटिंग के डिलीवरी मॉड्यूल हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग के डिलीवरी मॉड्यूल होते हैं SWAS, PWS और IaaS। ये तीनों हमारे क्या होते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग के डिलीवरी मॉड्यूल होते हैं। राइट आंसर डी। निम्न में से क्रिप्टो करेंसी का उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा डी, बिटकॉइन, लाइटकॉइन, मोनेरो। ये क्या है, हमारे तीनों क्रिप्टो करेंसी के उदाहरण होते हैं। ध्यान रखना, क्रिप्टो करेंसी बहुत प्रकार की होती है। ठीक है ना, जो ज्यादातर यूज होने वाली है टॉप 10 में आती है ये, इसके अलावा और भी हो सकती है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, ऑल ऑफ दीज।
निम्न में से लिब्रे ऑफिस राइटर का फाइल एक्सटेंशन है, लिब्रे ऑफिस राइटर का जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो .odt होता है, ध्यान रखना। ठीक है, डीओसी और डीओसीएक्स तो एमएस वर्ड का होता है। ठीक है, लिब्रे हो चाहे ओपन ऑफिस हो, दोनों का फाइल एक्सटेंशन है ना, राइटर की बात कर रहा हूं, .odt ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, 3D प्रिंटिंग के लिए निम्न में से कौन से फाइल फॉर्मेट का यूज किया जाता है? तो 3D प्रिंटिंग के लिए STL फाइल फॉर्मेट का यूज किया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है ना, 3D प्रिंटर के लिए जो STL होता है हमारा फाइल फॉर्मेट, उसका यूज किया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए, और STL की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड टेस्लेशन लैंग्वेज। ठीक है, ठीक है, राइट आंसर ए। DDR रैम स्टैंड फॉर, DDR रैम का पूरा नाम होता है डबल डाटा रेट रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपने देखा होगा बाजार में DDR2, DDR3, DDR4, DDR5 की रैम है। तो DDR का मतलब होता है डबल डाटा रेट रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, राइट आंसर बी। MS एक्सेल 2019 में रो और कॉलम की संख्या है, तो MS एक्सेल 2019 हो, 16 हो, 13 हो, 11 हो, उन सब में रो और कॉलम की संख्या होती है, रो तो होती है 10,48,576 और कॉलम की संख्या होती है 16,384। राइट आंसर ए। ठीक है, और ये 65,536, 256 कॉलम ये तो थे 2010 से पहले के, 2007, 2003 में ये होते थे। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ए। 20 नंबर क्वेश्चन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्या काम है? एक ये एक्सेल सीट में सेल्स के वैल्यूज के अनुसार सेल्स को हाईलाइट करने का कार्य करता है। ऑप्शन बी, यह एक्सेल सेल के साइज के अनुसार सेल्स को हाईलाइट करने का कार्य करता है। ये शीट्स के अनुसार सेल्स को हाईलाइट करने का कार्य करता है। जिस सीट में ज्यादा वैल्यूज होती है उस पूरी सीट को हाईलाइट कर देता है। और ऑप्शन डी, नन। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये एक्सेल सीट में सेल्स के वैल्यूज के अनुसार सेल्स को हाईलाइट करने का कार्य करता है। अगर किसी सेल में कोई वैल्यू है कम ज्यादा दे रखी है तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करके क्या कर सकते हैं, हम कंडीशनल लगा सकते हैं, उसको हाईलाइट कर सकते हैं। अगर कोई ज्यादा है वैल्यू तो उसकी ज्यादा कलर दिखा देगा, अगर जिसमें वैल्यू कम है तो उसमें लाइट कलर दिखा देगा। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पे मान लो मैं एक्सेल खोल लेता हूं और यहाँ पे मैं लगाता हूं रैंड का फॉर्मूला। ठीक है, रैंड। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूं। अब यहीं पे मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दूंगा तो यहाँ पे देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है कलर स्केल, डाटा बार्स। आप जो चाहो यहाँ से देखो यूज कर सकते हो, ग्रेडियंट फील्ड वगैरह, सॉलिड फील्ड वगैरह, कलर स्केल वगैरह, है ना। तो जो लाइट है जो डार्क है उस हिसाब से ये दिखा रहा है। ठीक है ना, जो डार्क है वो सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, डाटा बार भी, आइकन वगैरह भी आप दिखा सकते हो यहाँ पे इस तरीके से, नेटवर्क वगैरह का। ठीक है ना, तो ये होता है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो आप किसी को भी हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, सेल्स में किए गए फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे? अगर आपके MS एक्सेल की सेल में अगर आपने क्लियर फॉर्मेटिंग कर दिया है, अगर आपने फॉर्मेटिंग को क्लियर कर दिया है तो हम किस ऑप्शन का यूज करेंगे? देखो, क्लियर कंटेंट करोगे तो उसके अंदर के सारे शब्द आ जाएंगे। क्लियर कमेंट्स नाम से कुछ नहीं होता, क्लियर फॉर्मेट का आप यूज करोगे। अगर आप क्लियर फॉर्मेट कर देते हो तो जो भी फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग मतलब बोल्ड किया है, इटैलिक किया है, कलर दिया है, बैकग्राउंड कलर दिया है, ये सब हमारी क्या कहलाती है, फॉर्मेटिंग कहलाती है, वो सब क्लियर हो जाएगी। ठीक है, राइट आंसर सी। निम्न में से कौन सा पाई चार्ट का वेरिएशन है? तो पाई चार्ट का जो वेरिएशन है वो है डाउन नट। ठीक है, तो डाउन नट है वो क्या है, हमारा पाई चार्ट का वेरिएशन होता है, पाई चार्ट के अंडर ही आता है, ध्यान रखना। ठीक है, राइट आंसर ए। निम्न में से प्रेजेंटेशन व्यू नहीं है, तो MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है, नोट्स पेज व्यू होता है, हैंड आउट मास्टर व्यू होता है। वेब लेआउट व्यू MS वर्ड में होता है, ध्यान रखना। ठीक है, राइट आंसर डी, ये रॉन्ग है, ये प्रेजेंटेशन व्यू नहीं होता है पावर पॉइंट में। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से स्लाइड लेआउट ग्रुप का हिस्सा है? तो स्लाइड शॉर्ट लेआउट ग्रुप का जो हिस्सा है वो इसमें ये सारे होते हैं, कंपैरिजन होता है, सेक्शन हेडर होता है, टू कंटेंट होता है। ये कहना क्या चाह रहा है, अगर मैं आपको पावर पॉइंट खोल के बताऊं तो यहाँ पे ये जो न्यू स्लाइड है इसमें देखो
सेक्शन हेडर है, टू कंटेंट है, कंपैरिजन, ये तीनों है ना। तो ये हमारे क्या होते हैं, हमारे स्लाइड ग्रुप के हिस्से होते हैं, ठीक है ना। स्लाइड लेआउट ग्रुप का ये हिस्सा होता है ये तीनों, ठीक है। राइट आंसर डी। स्लाइड शो प्रेजेंटेशन में किसी एक स्लाइड को आप कैसे हाइड कर सकते हैं। अगर आप अपनी स्लाइड को हाइड करना चाहते हैं तो आपको एक तो आप स्लाइड पे राइट क्लिक करके हाइड कर सकते हैं, दूसरा आप स्लाइड शो मेन्यू में जाके हाइड स्लाइड पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे हाइड किया होता है वैसे ही उसको अनहाइड भी करना होता है, ध्यान रखना। उसमें अनहाइड का कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा आपको, बट आप जैसे ही हाइड पे दोबारा से क्लिक कर दोगे ना तो अनहाइड हो जाती है स्लाइड। राइट आंसर ऑप्शन ए एंड बी बोथ दोनों सही हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ के आप देखो, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा हाइड स्लाइड, है ना, नीचे से तीसरा, एक तो ये, दूसरा आप स्लाइड शो में आके यहाँ पे हाइड स्लाइड कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, एक स्लाइड शो में स्लाइड्स चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट क्या कहलाता है। अगर आपकी स्लाइड शो में कोई स्लाइड चेंज हुई है और डिस्प्ले हो रही है, उस इफेक्ट को अपन बोलते हैं स्लाइड ट्रांजिशन, ठीक है। जैसे आप ये देख रहे हैं ये ट्रांजिशंस हो रहे हैं ना, ठीक है, जो जैसे ये चेंज हो रही है, जैसे ये इस तरीके से चेंज हो रही है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं अपन स्लाइड ट्रांजिशन। राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 27, असत्य कथन को पहचाने। ऑप्शन ए, आप रिसाइकिल बिन में हटाए गए फाइलों को पा सकते हैं। ऑप्शन बी, यदि आपको कभी जरूरत है तो रिसाइकिल बिन से किसी भी फाइल को रिस्टोर कर सकते हैं। ऑप्शन सी, आप रिसाइकिल बिन में फाइल्स भेजकर डिस्क का फ्री स्पेस बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन डी, आप राइट क्लिक कर सकते हैं और एम्प्टी रिसाइकिल बिन को चुनकर एक बार में रिसाइकिल बिन को साफ कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, आप रिसाइकिल बिन में फाइल्स को भेजकर डिस्क का फ्री स्पेस बढ़ा सकते हैं। ये असत्य कथन है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप रिसाइकिल बिन में फाइल भेजकर अपनी डिस्क का या अपनी मेमोरी बढ़ा सको, स्पेस बढ़ा सको। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर पहले उपयोगकर्ता से सूचना का आदान प्रदान करता है और फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ काम करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, जो यूजर होता है उसे सूचना को क्या करता है, आदान प्रदान करता है और फिर उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ काम करता है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बेस पे ही क्या कर सकते हैं हम, कंप्यूटर में सारे तमाम कार्य कर सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही क्या कर सकता है, एक यूजर इंटरेक्ट कर सकता है कंप्यूटर से, ठीक है। राइट आंसर ए। कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक की है, ये क्या होते हैं ये तीनों, टॉगल की, कॉम्बिनेशन की, फंक्शन की, नेविगेशन की। तो कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, इन तीनों को अपन टॉगल की बोलते हैं, ध्यान रखना। यानी ऑन और ऑफ करने के लिए तीन प्रकार के लॉक होते हैं कीबोर्ड में। कैप्स लॉक का मतलब होता है कैपिटल लॉक, सारे कैपिटल लेटर में अगर हम लिखना चाहते हैं तो हमें ये बटन ऑन करना पड़ता है कैप्स लॉक का, ठीक है। नम लॉक, अगर हम न्यूमेरिकल कीज जो हमारे कीबोर्ड के राइट साइड में जो कैलकुलेटर से रिलेटेड होता है, अगर हम उसमें यूज करना चाहते हैं कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू तो नम लॉक यूज होगा। और एक होता है स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक मतलब होता है जैसे हमारे कंप्यूटर में हम चाहते हैं कि भाई हमारा जो स्क्रीन है वो एक जगह फिक्स हो जाए, स्क्रॉल ना हो, वो लॉक हो जाए, तो हम स्क्रॉल लॉक का यूज करेंगे। कॉम्बिनेशन की में तो आ जाता है हमारा अल्ट और कंट्रोल, ठीक है ना। फंक्शन की में F1 से F12 तक, और नेविगेशन पैनल में आ जाता है हमारा जैसे कि भाई अप डाउन लेफ्ट और राइट जो की होती है हमारे कीबोर्ड में, उसको अपन नेविगेशन की बोलते हैं, ठीक है। राइट आंसर इसे हो जाएगा ए, टॉगल की। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से लाइन प्रिंटर का उदाहरण है। तो लाइन प्रिंटर कौन सा होता है हमारा, ऑप्शन ए चेन प्रिंटर, ऑप्शन बी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन सी ड्रम प्रिंटर, ऑप्शन डी डेजीविल प्रिंटर, या ऑप्शन ई ए और सी बोथ। तो देखो लाइन प्रिंटर का जो उदाहरण होता है वो होता है हमारा चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर, ठीक है। जो लाइन प्रिंटर होते हैं वो चेन और ड्रम होते हैं, ठीक है। बट जो डॉट मैट्रिक्स और डेजीविल होते हैं ये हमारे कैरेक्टर प्रिंटर होते हैं, ठीक है। ये कैरेक्टर प्रिंट करते हैं एक टाइम पे, और चेन और ड्रम पूरी की पूरी लाइन प्रिंट कर देते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा लाइन प्रिंटर का उदाहरण ऑप्शन ए और सी बोथ। निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन नहीं है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है वो हमें बताना है। विंडो एक्सपी होता है, डॉस होता है, विंडो एमई होता है, विंडो एनटी होता है, ठीक है। विंडो 9 के नाम से कोई भी अभी तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हुआ है ना लॉन्च होगा, ठीक है, ध्यान रखना। विंडो 9 नहीं होता, विंडो 8 होता है, 8.1, विंडो 7, विंडो 10, विंडो 11, ठीक है ना। एक्सपी, डॉस यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एमई और एनटी ये सारे होते हैं। ई नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। राइट आंसर ई।
विंडो 11 में अगर आप मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहते हैं तो निम्न में से कौन सा विकल्प चुनेंगे। तो अगर आप विंडो 11 हो या विंडो 10 हो, अगर आप मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम सोल्व करना चाहते हो तो मैथ इनपुट पैनल होता है उसमें, ठीक है, ऑप्शन होता है मैथ इनपुट पैनल। मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ही ये ऑप्शन दिया गया होता है, ठीक है। राइट आंसर बी। 33 क्वेश्चन, टास्क बार का एक छोटा सा हिस्सा जिसमें बैकग्राउंड में चलने वाले एप्लीकेशन के आइकन हैं और उस पर दिनांक और समय प्रदर्शित किया गया है। तो अगर हमारे टास्क बार में अगर हमें एक छोटा सा आइकन दे रखा हो, एक बैकग्राउंड चलने वाले एप्लीकेशन दे रखी हो कि भी इसमें डेट और समय भी दिखता है, कौन सा बैकग्राउंड चल रहा है वो दिखता है, उसको अपन बोलते हैं सिस्टम ट्रे, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा सिस्टम ट्रे, जिसमें हम कौन सा जो प्रोग्राम में हम खोल रखा है ना, यहाँ डेट क्या है, समय क्या है, वॉल्यूम, इंटरनेट कनेक्शन, लैंग्वेज वगैरह, ये सब हमें सिस्टम ट्रे में दिखाई देती है। राइट आंसर डी हो जाएगा इसका। इंटरनेट कनेक्टिविटी के प्रकार हैं, तो आप इंटरनेट किस प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं। ब्रॉडबैंड के माध्यम से, वाईफाई के माध्यम से, डायल अप के माध्यम से, ऑल ऑफ दीज। तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी के प्रकार ये तीनों होते हैं, ब्रॉडबैंड, वाईफाई, डायल अप, ठीक है। राइट आंसर डी। लास्ट 35 क्वेश्चन, सत्य कथन को पहचाने। इंट्रानेट ग्लोबल और इंटरनेट एक निजी नेटवर्क है, इंटरनेट ग्लोबल और इंटरनेट एक प्राइवेट नेटवर्क है, विकल्प एक सही और दो गलत, या विकल्प एक गलत विकल्प दो सही। तो देखो दोस्तों, होता क्या है कि जो इंटरनेट और इंटरनेट होते हैं ये दो प्रकार के हमारे नेटवर्क होते हैं। इंटरनेट एक ग्लोबल होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है और वर्ल्ड से जुड़ा हुआ नेटवर्क होता है, लोकल नहीं होता, ग्लोबली होता है, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया पहला कि भाई इंट्रानेट ग्लोबल होता है। इंट्रानेट ग्लोबल नहीं होता, इंटरनेट होता है प्राइवेट और इंटरनेट होता है ग्लोबल, ठीक है। तो क्या करा, इंटरनेट ग्लोबल होता है और इंटरनेट एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, निजी नेटवर्क होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, ठीक है। बट हमें इसमें से चूज करना है कि विकल्प एक सही है या दो गलत है, कौन सा है इसमें। तो देखो विकल्प जो है हमारा एक गलत है और दूसरा हमारा विकल्प सही है। राइट आंसर डी हो जाएगा इसका, ठीक है। अब डिफरेंस बता देता हूं, इंटरनेट और इंटरनेट में डिफरेंस क्या होता है। इंटरनेट क्या होता है, ग्लोबली होता है, हर कोई उसको यूज कर सकता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, दुनिया में हर कोई व्यक्ति उसको यूज कर सकता है। बट इंट्रानेट जो होता है वो एक प्राइवेट या लोकल, एक निजी नेटवर्क होता है जो यूज वहीं के व्यक्ति कर सकते हैं जहां के व्यक्ति वहां पे काम कर रहे हैं। मान लो एक कंपनी है, एक निजी कंपनी है, एक प्राइवेट कंपनी है, तो प्राइवेट कंपनी में अगर इंट्रानेट प्राइवेट नेटवर्क यूज हो रहा है तो वहीं के व्यक्ति, वहीं के एम्प्लॉय ही यूज कर सकते हैं, बाहर का एम्प्लॉय, बाहर का व्यक्ति इंट्रानेट यूज नहीं कर सकता, ठीक है। तो इंटरनेट चलाने वाला इंट्रानेट यूज नहीं कर सकता, ठीक है, बट इंट्रानेट यूज करने वाला इंटरनेट चला सकता है, इंटरनेट का यूज कर सकता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो राइट आंसर जो है इसका डी, विकल्प एक जो है हमारा गलत है, विकल्प दो सही है। तो ये थे हमारे टोटल 35 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आए होंगे, और अगर वीडियो समझ में आया हो तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।